हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माई क्लासेस। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल माई क्लासेस। आई एम दीक्षांत और इस लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में हम लोग कवर कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर एससीज अपन कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो पहले वाली बॉडीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, ये सब अपन कवर कर चुके हैं। तो उनके जीएसटी काउंसिल, उनके लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो लेट्स बिगिन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए गाइज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एक बात बताना भूल गया कि दिस बुक इज़ लक्ष्मीकांत। तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो यू कैन ओपन इट राइट नाउ और साथ साथ में कवर करते चल सकते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश कर रहा है। आर्टिकल नंबर 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑन द अदर हैंड नेशनल कमीशंस, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1992 के अंदर बना, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ 1993 में बना, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बना, ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इन द सेंस दैट दे आर एस्टेब्लिश्ड बाई एक्ट्स इन द पार्लियामेंट। ये आप लोगों को पता होगा कि व्हाट आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज़। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो हैं जो कि किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा उनकी स्थापना की गई हो। तो ये जो ऊपर वाली बॉडीज़ हैं, कमीशन फॉर द वीमेन, कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके अलावा ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। उसके अलावा अपनी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे नेशनल कमीशन ऑफ, इसके बाद नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो कि अभी बना दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। चलते हैं आगे। इवोल्यूशन ऑफ द कमीशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई चीज़ इवोल्व कैसे होगी। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले अपने पास नेशनल कमीशन फॉर एससीज नहीं हुआ करता, फिर बाद में कुछ चीज़ बनाई गई, उसको इवोल्व किया गया, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, उसके बाद उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, फिर ऐसे ऐसे करके इवोल्व हुई है ये बॉडी। तो देखते हैं कैसे कैसे इवोल्व हुई है। ओरिजिनली मतलब जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 338 जो है उसके अंडर एससीज के लिए एक सिर्फ स्पेशल ऑफिसर हुआ करता, स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसा जो ये है, क्या कहते हैं इसको, कमीशन नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती, सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता। और वो स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 38 वो एससी एसटी दोनों के लिए एक ही ऑफिसर हुआ करता। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड यार, आई थिंक दिस विल बी बेटर। एससी एसटी के लिए सिर्फ एक ही ऑफिसर रहा करता। और ये ऑफिसर क्या करेगा, दिस ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द सेफगार्ड्स ऑफ एससी एंड एसटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, और इन सेफगार्ड्स के बारे में जो जो चीज़ें उसको पता लगेगी वो रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को। He was designated as the commissioner of SC and ST as assigned the said duty। ठीक है, जो ये स्पेशल ऑफिसर था एससी और एसटी वाला, उसको कह दिया कि भाई तुम कमिश्नर हो एससी एसटी के। अब 1978 आता है। 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना दिया एससी एसटी का। अभी भी एससी एसटी का कमीशन जो है वो जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है। ठीक है, और ये कमीशन कैसा है, इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी, लॉ भी नहीं बनाया गया भाई साहब, इट इज़ नॉट इवन अ लॉ। तो ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर एससी एसटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, दो बॉडीज़ बन गई। क्या क्या, एक तो अपने पास जो कमिश्नर था एससी एसटी का वो कंटिन्यू कर रहा है, साथ साथ में कमीशन बनाया गया एससी एसटी का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो चीज़ें चल रही हैं। फिर आता है 1987। गवर्नमेंट ने क्या किया, अनदर रेजोल्यूशन मॉडिफाइड द फंक्शंस ऑफ कमीशन, और इस कमीशन को नाम दे दिया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी। अभी भी रेजोल्यूशन ही पास किया गया है, अभी भी अपने पास जो ये कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, ये अभी भी एक
नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि आता है 1990 में। उसने प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट फॉर द एग्जाम। आप अभी मेरे को कमेंट करके बताइए कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्शन कमीशन वाले लेक्चर के अंदर, तो इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि इसके द्वारा क्या किया गया था गवर्नमेंट ने। तो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जिनके पास छोटी स्क्रीन होगी देख नहीं पा रहे होंगे। एक सेकंड गाइज। हाँ, तो अपना ये 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। उसकी वजह से सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST को हटा के अपन ने बना दिया नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। और दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिप्लेस्ड द कमिश्नर फॉर SC and ST एज वेल एज कमीशन सेटअप अंडर द रिजोल्यूशन 1987। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक हो गया। क्या क्या कहना चाह रहा है कि एक सेकंड, नीड टू रेफर समथिंग। क्या कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 338 के पास पहले सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की अनुमति थी, लेकिन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस चीज़ को हटा दिया गया और इसने कहा कि हम लोग बनाएंगे नेशनल कमीशन फॉर SC/ST। ठीक है, अब जैसे ही 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो जो पहले वाला स्पेशल ऑफिसर था ये हट गया, क्योंकि इसकी जगह क्या आ गया ये। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिससे कि अपना रिप्लेस हो गया कमिश्नर फॉर SC/ST, वो भी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब आता है मतलब रेजोल्यूशन पास किया, नोट द लो, रेजोल्यूशन पास किया। अब आता है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब तक अपना SC/ST वाला कमीशन एक साथ था। अब 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, उसने बाइफर्केट कर दिया SC/ST कमीशंस को। बाइफर्केटेड द नेशनल कमीशन फॉर SC and ST इनटू 2 सेपरेट बॉडीज़। तो इसके साथ क्या होता है, इसी के साथ अपने पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बन जाता है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बन जाता है अलग से। तो इस टाइम अपने पास, इससे पहले अपने पास आर्टिकल 338 के अंडर सब कुछ हो रहा था। अभी 338 के अंडर बच गया अपने पास SC वाला कमीशन और 338A के अंडर आ गया अपना ST वाला कमीशन। ठीक है गाइज, 338A के अंदर आ गया अपना ST वाला कमीशन। द सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर SC केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004। इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन था, एक वाइस चेयरपर्सन था और 3 अलग अलग मेंबर थे। अब जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो यही कंपोजिशन रहेगी, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तीनों के अंदर सेम रहने वाला है कि एक चेयरमैन होएगा, एक वाइस चेयरमैन होएगा और 3 मेंबर रहेंगे, सेम कंपोजिशन। और इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट भाई साहब बाय द वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं और उनका टेन्योर है दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो अगर ये कह रहा है कि देखो ये जो 7 जो लिख रखा है ना यहाँ पे, आप अपने चैप्टर जब ख़त्म होता है तो आपको वो नोट्स एंड रेफरेंसेस दे रखा होगा, नोट्स एंड रेफरेंसेस वहाँ पे दे रखा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनका टेन्योर विल बी 3 years। क्या कह रहा है, टेन्योर ऑफ द ऑफिस इज 3 years। काम खत्म। थोड़ा आगे चलते हैं, कमीशन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये एक बार आप लोग देख लीजिए, यही फंक्शन रहने वाले हैं नेशनल कमीशन ऑफ ST के, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के। बस
यहाँ पे एससी की जगह एसटी हो जाएगा नेशनल कमीशन ऑफ एसटी के अंदर, और उसके अंदर आ जाएगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो अब एक एक फंक्शंस देख सकते हैं अपन। क्या करेगा कमीशन, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल and other legal safeguards for SC and to evaluate their working। क्या कह रहा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड जो हैं SC कम्युनिटी के लिए, उनको देखेगा कि क्या वो ढंग से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, उनको मॉनिटर करेगा। पहला ये हो गया। जो कि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू डेप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफ गार्ड ऑफ द एससीज, उनको इंक्वायर करेगा। टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी एंड टू इवेल्युएट प्रोग्रेस ऑफ देयर डेवलपमेंट अंडर द यूनियन एंड स्टेट। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द कमीशन। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि भाई प्रेसिडेंट को एनुअली या फिर जब भी इसको लगे कि हाँ भाई अब ज़रूरी है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा कि जो सेफ गार्ड्स हैं उनके ऊपर क्या काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके अलावा ये रिकमेंडेशंस देंगे as to measures that should be taken by the union or state government for effective implementations of safeguards and other measures, जिससे कि अपन SC ST के लोगों का प्रोटेक्शन कर सकें, वेलफेयर कर सकें, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें SC कम्युनिटी लोगों का। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो देखो अभी तो जो ये रिपोर्ट जो दे रहा है वो प्रेसिडेंट को दे रहा है, लेकिन रिकमेंडेशंस जो दे रहा है ये यूनियन और स्टेट को दे रहा है। अब देखो ये रिकमेंडेशंस इसने यूनियन और स्टेट को दी हैं। अगर यूनियन और स्टेट इन रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं तो जो रिपोर्ट इसने प्रेसिडेंट को सबमिट की है उस रिपोर्ट के अंदर एक मेमोरेंडम भी होगा, और उस मेमोरेंडम में ये लिखा होगा कि स्टेट ने या फिर यूनियन ने उन रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं माना। आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में अपन। उसके बाद एक आखिरी फंक्शन ये है कि प्रेसिडेंट जो भी काम कहेगा, जो भी फंक्शन कहेगा, जो फंक्शन कहेगा विच आर रिलेटेड टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ एससी, उनको भी ये फंक्शन, उन फंक्शंस को भी डिस्चार्ज करेगा। अब रिपोर्ट ऑफ द कमीशन अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, कमीशन साल में एक बार या फिर जब भी इसको ठीक लगे रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट साहब को। प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट्स को क्या करेंगे, पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, और उसके साथ रिपोर्ट के साथ एक मेमोरेंडम भी होगा जो कि बताएगा कि क्या क्या एक्शन लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस विच वर मेड बाय द कमीशन। और मेमोरेंडम के अंदर ये भी होगा कि अगर रिकमेंडेशंस दी हैं कमीशन ने और उन रिकमेंडेशंस को नहीं माना गवर्नमेंट ने, तो क्या रीजंस रहे गवर्नमेंट के उन रिकमेंडेशंस को नहीं मानने के। प्रेसिडेंट रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो कैसे फॉरवर्ड करेगा, प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड्स एनी रिपोर्ट ऑफ कमीशन परटेनिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नर। क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट ने ली रिपोर्ट दे दी गवर्नर को, और गवर्नर जो है उस रिपोर्ट को ले करवाएगा बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, और वही स्टेट लेजिस्लेचर के इस रिपोर्ट के साथ साथ होगा मेमोरेंडम। जैसा कि अपन ने ऊपर देखा, मेमोरेंडम के अंदर ये होगा कि क्या क्या एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, और अगर एक्शंस नहीं लिए गए या फिर गवर्नमेंट ने उन रिकमेंडेशंस को नहीं माना तो किन कारणों की वजह से नहीं माना, ये भी उस मेमोरेंडम के अंदर होएगा। ठीक है, अब आती हैं कमीशन की पावर्स। कमीशन की पावर क्या है, कमीशन इज वेस्टेड विद पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। खुद का प्रोसीजर को रेगुलेट करने की पावर, उसकी क्षमता उसके अंदर है। तो कमीशन जब भी इन्वेस्टिगेट करेगा किसी भी मैटर को या फिर किसी भी चीज़ को इंक्वायर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा किसी कंप्लेन को, तो कमीशन एक्ट्स एज ए सिविल कोर्ट। और इस सिविल कोर्ट की क्या क्या पावर्स होंगी, जब मतलब पावर ये होंगी कि कमीशन सम्मन कर सकता है, किसी को बुला सकता है, किसी भी आदमी की अटेंडेंस लगवा मतलब बुला सकता है और उस आदमी से कुछ पूछताछ कर सकता है, सम्मन कर सकता है।
रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो उसको मंगवा सकता है। एविडेंस लिखवा सकता है एफिडेविट्स के ऊपर, एफिडेविट पे लिख के हमको एविडेंस चाहिए, एफिडेविट के ऊपर लिख के एविडेंस चाहिए हमको सबूत। रिक्विजिशनिंग मतलब डिमांडिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, समन्स फॉर examination of witness and documents, any other matter which the president may determine. Central government and the state governments are required, this is important, central government and the state governments are required to consult the commission on all major policy matters जो कि SC को इफेक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कमीशन जो है ये सिर्फ SC वाले बंदों के लिए ही, SC कम्युनिटी के लिए ही काम नहीं कर रहा। इट इज़ ऑल्सो फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इट इज़ ऑल्सो फॉर द एंग्लो इंडियन, इट इज़ ऑल्सो फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, एज इट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कमीशन हैज़ टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं। 2018 तक कमीशन ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस विद रिगार्ड टू बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन 2018 में अपने पास 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना दिया गया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 किस रेफरेंस में आया था, इसने क्या किया था? ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में पहले पढ़ चुके हैं, इसका आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। तो अपना जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यहीं शेड्यूल क्लासेस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जिंदाबाद।